हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, अभी तक जो है हम लोग का इंडस्ट्रियल रिलेशन खत्म हो चुका है। मतलब अगर हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात करें और पीजीटी की, उसमें से ऑलरेडी सब चीज खत्म हो चुका है, बशर्ते दो चीज को छोड़कर, एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा इनकम टैक्स। इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। लास्ट क्लास हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन भी खत्म हो गया, तो अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन से कुछ रिलेटेड को थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेसिक चीज 25-30 क्वेश्चंस होंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो आगे की क्लास की शुरुआत करेंगे। फिर हो सकता है फाइनेंस का क्वेश्चन आपका आ जाए, बिजनेस फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लीजिए, उसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए चलते हैं कहाँ क्लास में, आइएगा जी। देखिएगा, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ये जो कॉमर्स वाला भैया बाय NWB का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको सारा PDF मिलेगा और सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर कोई इस बटन को दबा दीजिएगा तो फिर क्या आगे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। MCQ ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। आइए तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड विद इंडस्ट्रीज। कह रहा है रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, हर तरह के रिलेशनशिप को बिटवीन पार्टीज कंसर्न्ड विद इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में कितने तरह की पार्टीज होती हैं भैया? एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होता है, यही तो है। और कोई होता है क्या? नहीं सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच के रिलेशन को तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कहा जाता है ना। बात समझ में आए? या फिर मैनेजमेंट रिलेशन कह लीजिए, बात तो बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल रिलेशन, जहां पे रिलेशनशिप बात की जाती है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड पार्टीज हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन। चलिए आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है स्कोप ऑफ IR इंडस्ट्रियल रिलेशन डज नॉट इंक्लूड। अब स्कोप का मतलब क्या होता है, ये बात बताइए। कभी भी कहीं भी स्कोप अगर आपको बोला जाए तो स्कोप कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट्स में हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं, किसकी चर्चा आगे करने वाले हैं, वही स्कोप होता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपका स्कोप क्या है पीजीटी या रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए, तो स्कोप क्या होगा भैया? आपका एग्जाम दोगे, रिजल्ट निकलेगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनोगे, है ना। तो वही चीज है, स्कोप मतलब आपका आगे का पर्पस। ठीक है, चलो तो उसकी बात कर रहा है। देखो कह रहा है स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन डज नॉट इंक्लूड, नहीं होता है इंक्लूड, उसमें नहीं है। तो क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन, तो ये तो है स्कोप, क्योंकि यही तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये है, यानी कि ये नहीं होगा आंसर। एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन रिलेशन, सर ये भी रिलेशन है, ट्रेड यूनियन के साथ भी रिलेशन हमारा एम्प्लॉयर और सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन में ही आता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन, ये भी तो इंडस्ट्रियल रिलेशन ही है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा एम्प्लॉय एंड कस्टमर अटेंशन। देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कभी भी कस्टमर नहीं आता है ना, तो ये यही इसका सही आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें जी सर। कह रहा मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर। अब मेन एस्पेक्ट्स कौन कौन सा है भाई? देखो कह रहा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी मैनेजर एंड लेबर रिलेशंस, तो ये तो है भाई, बिल्कुल सही बात है। मेन एस्पेक्ट्स पहलू। कह रहा मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड अवॉइडेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, बात बिल्कुल सही है कि इंडस्ट्रियल पीस के मेंटेनेंस की बात करी जा रही है और अवॉइडेंस, अवॉइड करो किसको? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। चलो ये भी बात ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ये भी बात ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलो नेक्स्ट चले जी सर। अब देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। मैंने स्पेशली अप्रोचेस को कराया है, अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आपके ये क्लासेस में। अगर आपने नहीं देखा है तो अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सर्च करिए, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां उसको देखिए पहले, फिर ये सब क्वेश्चन आराम से बनेंगे। वैसे मैं आपको अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच, तो भैया कौन सा है? गांधीयन अप्रोच, हाँ है, यही तो है आपका। सिस्टम अप्रोच कोई पढ़ाया है क्या? नहीं सर नहीं पढ़ाया। ऑक्सफोर्ड अप्रोच कोई अप्रोच नहीं होता है। क्या था गांधीयन अप्रोच? तो गांधी जी ना वो अहिंसा वाले लोग थे, अहिंसा वाले इंसान थे, तो उन्होंने अहिंसात्मक अप्रोच बोला, भैया एक काम करो, झगड़ा करो, झंझट क्या बोलते हैं, स्ट्राइक करो, लॉकआउट करो, जो करना है वो करो, बट पेशेंसली आराम से अहिंसा बन के, कोई हिंसावादी काम नहीं करना है।
और इसी को ट्रस्टशिप थ्योरी भी कहा जाता है ना। चलिए, तो ये था गांधीयन अप्रोच, और इस बाकी डिटेल आपको मैंने क्लास में बताया, आप इसको देख लीजिएगा। तो आंसर इज गांधीयन अप्रोच। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कह रहा था कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई ऑन एनी इंडस्ट्रियल मैटर्स आर नॉन एज। भैया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, तो इसी को तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग जो होते हैं, एम्प्लॉय हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, इसी को तो बोलते हैं क्या, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो आंसर इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखिए एक गलती आज थोड़ी वैसे हुई है कि मैंने हिंदी इसमें नहीं डाला, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हिंदी की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं इसका हिंदी भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, कह रहा है यूटिलिटी ऑफ नॉन वायलेंस एज अ मींस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, यानी कि जो झगड़ा उसको रिजॉल्व करना है नॉन वायलेंस तरीके से। नॉन वायलेंस अहिंसावादी। अब बताओ, ये तो बात अभी मैंने बताया, कौन, गांधीयन अप्रोच है ना। गांधी जी का ये अप्रोच था कि भाई हम कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़ा को सही कर लेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस तरीके से, और फिर क्या होगा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, गांधीयन अप्रोच। चलिए नेक्स्ट चलें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है आर एम्प्लॉयर्स ऑब्लाइज्ड to provide information to trade union representatives for collective bargaining process। बोला क्या एम्प्लॉयर्स जो हैं ऑब्लाइज होते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए ट्रेड यूनियन को, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस के लिए। बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे भाई। अब एक बात बताओ, किसी भी जगह पे कलेक्टिव बार्गेनिंग तभी होगी जब ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा। बिल्कुल, तो जब एम्प्लॉयर्स ऑब्लाइज ही नहीं होंगे, है ना, कि भैया हम उसको इंफॉर्मेशन दें, तो कौन रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन, भैया मेरा यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वही तो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, तभी तो यूनियन में वो बातें बताएगा। तो इसीलिए बोला है कि क्या और एम्प्लॉयर्स ऑब्लाइज्ड हैं, तो बिल्कुल ये इसका आंसर होगा यस। तो नो वाला पहले तो काट दो, नहीं होगा। यस इफ इट इज इंफॉर्मेशन दैट द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव नीड्स टू कैरी द ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये बिल्कुल सही बात बोला। यस बट ओनली द इफ यूनियन रिप्रेजेंटेटिव एग्री टू कीप सीक्रेट। ऐसा थोड़ी है, यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होता है भैया पूरे यूनियन का रिप्रेजेंट करने वाला नेता, अगर वो अपने आप में सीक्रेटली रख रहा है मतलब यूनियन के साथ धोखा कर रहा है, तो ये तो बात करना नहीं पड़ेगा, आपको यूनियन के साथ शेयर करना पड़ेगा सारा चीज कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए। तो आंसर इज सी। बात समझ में आया जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कह रहा व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? जब कोई भी किसी भी रीजन वर्स एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, और सेटिस्फाई नहीं होता है तो भाई वो काम छोड़ देता है, और काम छोड़ देता है तो हड़ताल हो जाती है, हड़ताल हो जाता है तो भैया हम बोलते हैं कि भैया मेरा वाला जो टर्म एंड कंडीशन है पूरा नहीं करोगे तब तक हम काम पे नहीं जाएंगे। तो फिर वो मैनेजमेंट वाला लोग बोलता है अरे अब तो करना पड़ेगा, फिर जाके होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब दोनों में मिलते बार्गेन करते हैं भैया तुम इतने कर लो, तुम इतना कर लो, सब्जी मंडी टाइप, और फिर तब जाके कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस पूरा होता है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है, अ प्रोसेस बाय व्हिच अ यूनियन नेगोशिएट विद सप्लायर्स फॉर द प्रोविजन ऑफ ऑफिस फर्नीचर। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये यूनियन जो है सप्लायर्स के साथ ऑफिस फर्नीचर के लिए नहीं करता है। अ प्रोसेस बाय व्हिच अ यूनियन मीट्स विद अनदर यूनियन विद डिस्कस रिक्रूटमेंट। नहीं, ये भी नहीं। अ प्रोसेस बाय व्हिच यूनियन रिक्रूट न्यू मेंबर, नया मेंबर रिक्रूट करने में इसका क्या काम, कलेक्टिव बार्गेनिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। A process by which union negotiate with an employer। ये देख लो, यूनियन जो है नेगोशिएट करता है किसके साथ, एम्प्लॉयर के साथ, on behalf of its members on matter of concerning the terms and condition of employment। एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस के लिए यूनियन के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नेगोशिएशन करता है, इसी को बोलते हैं क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। दैट इज डी आंसर। ये देखिए कह रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, कहां, ये तो जेनेवा में है भाई, आईएलओ कहां, जेनेवा में। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड यूनियन का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, एसोसिएशन ऑफ वर्कर, ये तो है। हायर बार्गेनिंग पावर, ये भी है, मतलब इसमें नहीं होगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव, ये भी है, तो इसमें नहीं होगा।
क्या कह रहा है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो नो पनिशमेंट, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि पनिशमेंट नहीं देना है। चलो आंसर डी। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेड यूनियन मींस एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स इन वन और मोर प्रोफेशंस कैरिड ऑन मेनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड एडवांसिंग द मेंबर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन कनेक्शन विद देयर डेली वर्क, आइडेंटिफाई द ऑथर। बोल रहा भाई साहब ये किसने कहा, ट्रेड यूनियन का मतलब किसने बताया, तो ये जो डेफिनेशन ये दिया गया सिडनी और बिटरस वेब ने दिया है, ठीक है। चलो कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड द ट्रस्टिव थ्योरी, अभी मैंने बताया ट्रस्टिव थ्योरी किसको बोलते हैं, गांधीयन अप्रोच को, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी इनके लिखे हुए है ना। अकॉर्डिंग टू हुम कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी हुम बट इट कैन बी एंड नीड्स टू बी मैनेज्ड एंड रिजॉल्व। ये देखो क्या बोला, कौन सा अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच, प्लूरास्टिक अप्रोच और क्लासिकल या मॉडर्निस्टिक। तो क्लासिकल मॉडर्निस्ट तो है ही नहीं, तो इसको तो पहले हटाओ। मार्क्सिस्ट अप्रोच था, यूनिटरिस्ट अप्रोच है, प्लूरिस्ट है और मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो यूनिटरिस्ट अप्रोच तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि वहां पे तो कॉन्फ्लिक्ट को डिस्ट्रक्टिव माना गया है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वहां करेगा कैसे, सेंट्रल में एक ही लोग बैठा हुआ है और वो जो लोग बैठा हुआ है उसको अगर खिलाफ तुम गए तो तुम्हारा बैंड बजा के रख देगा। यही था ना यूनिटरी अप्रोच। अब प्लूरास्टिक अप्रोच बोला भैया कोई बात नहीं, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जरूरी होना भी चाहिए, इससे हमको क्या सीख मिलता है और इसको रिजॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। ये था यूनिटरी प्लूरास्टिक अप्रोच, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। क्या क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, कंसल्टेटिव भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा डी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। कह रहा है सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या कह रहा है, सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन वेयर सोशल एंड लेबर इश्यूज आर डिस्कस्ड बिटवीन ट्रेड यूनियंस एंड द मैनेजमेंट एट एंटरप्राइज लेवल। इसको दो बिटवीन बोल रहा है, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट, तो बाई पार्टिज्म हो जाएगा, दो पार्टी के बीच में किया जाएगा तो बाई पार्टिज्म। बात समझ आए, तीन पार्टी के बीच में किया जाए तो ट्राई पार्टिज्म। इसमें कौन सा बड़ा बात था भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू एन एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन इन इंडिया। भाई साहब किसको एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन इन इंडिया कहा जाता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ये भी है, ऑल इंडिया शुगर मिल्स एम्प्लॉयर एसोसिएशन ये भी है, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब आइए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में कौन कौन सा मोड है, देखो वर्क्स कमेटी है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, तो यही होगा इसका आंसर। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल है, ज्वाइंट कमेटी पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी है, तो आइए बी हो गया, इसका आंसर हो गया बी। कह रहा है द ट्रस्टशिप अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन वाज एडवोकेटेड बाय, ये तो यार डबल रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। कह रहा है डी महात्मा गांधी, इसको तो कहा गया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। आ जाओ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड थ्रू एनी लेजिस्लेशन एट नेशनल लेवल। अब देखो नेशनल लेवल पे जो बात करी गई है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करी गई है, उसमें हम तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या। एक तो एडजुडिकेशन होता है ना, और दो चीजें और होती है, क्या क्या सर, जो हम लोग करते हैं कंसलेशन, है ना, उसकी बात कर रहा है, तो आगे चलते हैं उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लो। तो कह रहा है क्या, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट नहीं, ये तीनों नहीं, नन ऑफ द, कोई भी नहीं है। चलो Which of the following is not an approach to industrial relation? कौन कौन सा नहीं है सर, यूनिटरी अप्रोच तो है, प्लूरास्टिक भी और मार्क्सिस्ट भी है, तो ये तीनों अप्रोच क्या कहता है एक बार बता दें सर, बिल्कुल बता दीजिए। देखिए यूनिटरी अप्रोच जो है वो बोलता है कि मैनेजमेंट सिंगल सोर्स के लिए, मतलब आपको मैनेजमेंट का सिर्फ सुनना होगा, वहां से कुछ भी आप इनोवेटिव फीचर्स डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, हिटलर वाली कहानी है ना, यहाँ से आपको सुनना होगा सिर्फ, मतलब यहाँ अगर झगड़ा वगड़ा हो गया तो भैया डिसीजंस भी मैनेजमेंट का ही होगा, ऐसा वाला बात है। कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे आप झगड़ा नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता। प्लूरास्टिक अप्रोच ऐसा अप्रोच है जहां पे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब एक से ज्यादा लोग आ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो बोला गया कि ठीक है कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन है तो भैया झगड़ा होगा ही, और झगड़ा होगा तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। और तीसरा है मार्क्सिस्ट अप्रोच, जिसको कैपिटलिस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से फ्रीडम है ना, आप अपनी तरीके से सोच सकते हैं,
कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होना ही है, वहां से ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट से सीखने को मिलता है। तो आइए, ये हो गया डी, ये हो गया इसका आंसर सही, मतलब नॉट अप्रोच बोला है ना, तो ये सब तो अप्रोच है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाए। आइए सर, कह रहा which of the following approach assumes that the understanding of industrial relation requires an understanding of capitalized society। अभी मैंने बताया है इसका, अगर आप देख रहे होंगे तो आप इसको स्टॉप करिएगा, मन में ऑप्शन पढ़िएगा, फिर आंसर बताइएगा कि कैपिटलाइज सोसाइटी के लिए जो फॉलो करता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का कौन सा अप्रोच है। बताइए, क्या गांधीयन अप्रोच है, क्या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, क्या ग्री अप्रोच है, या मार्क्सिस्ट अप्रोच है। सर इसको मार्क्सिस्ट अप्रोच ही तो बोले थे हम थोड़ी देर पहले, है ना, जिसको हम जहां पे कैपिटलाइज सोसाइटी की बात की जाती है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़ते हैं। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल एंड द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन इट्स डीलिंग विद दीज पीपल। बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन जो है ना पीपल के लिए बना है, और पीपल यही जो इसका जो सक्सेस भी डिपेंड करता है इन्हीं पीपल के हिसाब से करता है। तो भैया ये कौन सा अप्रोच है, तो बात जो अप्रोच करता है वो है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ठीक है, तो ये बात है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का, क्योंकि मानव की बात कर रहा है ना, ह्यूमन की बात कर रहा है, तो इसीलिए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, व्हाट विच इज द मैशनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कौन सा मैशनरी होगा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए। देखिए तीनों है, क्यों, क्योंकि लेबर कोर्ट सबसे नीचे लेवल पे है, लेबर मतलब स्टेट लेवल टाइप में, फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है और नेशनल ट्रिब्यूनल नेशनल लेवल के लिए, है ना। ये तीनों हमने पढ़ रखा है, ये इसके बाद चर्चा कर चुके हैं, तो आंसर होगा डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, ये देखिए आ गया, टू विच सेटलमेंट मैशनरी कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर डिस्प्यूट अंडर दी रूल 81A। तो भैया ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिस्प्यूट अगर भेजता है ना 81A के तहत, वो एडजुडिकेटर के पास भेजता है, क्योंकि कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन जो है वो कानूनी प्रक्रिया नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट के अंदर ये है मतलब रूल बनाया हुआ है, लेकिन ये कानून के अंदर भेजा गया नहीं है। पहले बोला कंसिलेशन कर लेंगे, सलाह कर लेंगे, दोनों को मिला देंगे और फिर सलाह करवा देंगे, लेकिन अगर दोनों मिलकर नहीं माना तो फिर एडजुडिकेटर के पास भेज देंगे। आर्बिट्रेशन में क्या किया, बोला एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, ऑफिसर को भेज देंगे, अगर वही लोग वो करवा दिया तो ठीक, नहीं तो फिर वो नहीं माना तो फिर एडजुडिकेटर के पास भेज देंगे। तो ये बात मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है पिछला 2 क्लास में, इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया है, इसका कौन ऑफिसर कैसे क्या अपॉइंट करेगा, कितने दिन के लिए करेगा, वो सारा मैंने बताया, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए ये है आंसर एडजुडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा था इंडस्ट्रियल पीस इज सिक्योर्ड थ्रू वॉलंटरली एंड कंपल्सरली। क्या, तो कंप्रोमाइज और आर्बिट्रेशन नहीं सर, ये तो नहीं, कंप्रोमाइज तो है ही था ही नहीं, एडजुडिकेशन आर्बिट्रेशन नहीं, ये दोनों का दोनों कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, वर्क कमेटी और ये तो है ही नहीं, नेगोशिएशन होता है, नेगोशिएशन करेगा पहले दोनों के बीच में और फिर तब जाके एडजुडिकेशन के पास जाएगा। तो आंसर इज डी, क्या होगा डी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब मैं आपको एक बार अप्रोच डिस्कस कर दूं, सर कर दीजिए। देखिए पहला अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच, जो माइंड से रिलेटेड की बात करता है। बोलता है इंडस्ट्री मतलब लेबर का क्या बोलते हैं, वर्कर्स का अलग माइंडसेट होता है और मैनेजमेंट का अलग माइंडसेट होता है, दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है समाज की भलाई की बात करता है, ह्यूमन रिलेशन की बात करता है, सोसाइटी के फैक्टर की बात करता है, जहां वैल्यू सिस्टम आपके कस्टम ट्रेडिशंस की बात करता है। तीसरा है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बोलता है कि ह्यूमन इज ट्रीटेड एज एन एसेट, ह्यूमन को एसेट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, इन ह्यूमन बिहेवियर जो है सेंटिमेंट फीलिंग्स इन सारी चीजों की बात करता है। अल्टन मायो ने दिया था। और गिरी अप्रोच जो है सबसे पहले वो वीवी गिरी हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने दिया। इन्होंने बोला घर के झगड़े को घर में ही सुलझाओ, ऐसा नहीं कि अपना ऑर्गेनाइजेशनल झगड़ा है तो कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात और ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल इन्होंने ही दिया था वर्ड कि भैया घर का जो झगड़ा है उसको घर में ही सुलझा लो, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है गांधीयन अप्रोच, जिसको ट्रस्टेड थ्योरी भी कहते हैं। इनका था नॉन वायलेंट वाला बात था, सत्याग्रह की बात ये कहते हैं। उसके बाद है यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच जो अप्रोच था वो सेंट्रल लेवल अप्रोच था, मतलब एक बंदा हो और वही हेड हो, वही मैनेजमेंट चला रहा हो, वही सब कुछ कर रहा हो, आप वहां कुछ बोल नहीं सकते, कुछ अपना पॉइंट रख नहीं सकते, उसको बोलते हैं यूनिटरी अप्रोच। ठीक है, वो दैट इज ओनली वन सोर्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। उसके बाद है प्लूरास्टिक अप्रोच। प्लूरास्टिक अप्रोच वो अप्रोच होता है जहां पे आप क्या करते हैं,
मतलब दो या दो से अधिक डिसीजंस लेने वाले होते हैं। यहाँ डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को बोला गया कि भैया आएगा, जब ऑर्गेनाइजेशन है तो झगड़े होंगे, या झगड़ा होगा तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। और लास्ट में मार्क्सिस्ट अप्रोच जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी कैपिटलिस्ट अप्रोच बोलते हैं इसको। और यहाँ बोला गया कि भैया ऐसा है कि फ्री है, फ्री मार्केट है, लेजर फेयर है ना। तो आप क्या करेंगे, आप डिसीजन सभी के ऊपर दे देंगे, इनोवेटिव तरीके से डिसीजन लेंगे, सारे के ऊपर डिसीजन रहेगा। और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को बोला गया भैया कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये अप्रोच था बेसिकली। बाकी और डिटेल में आप मैंने पढ़ा रखा है, उसको देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में फाइनेंस के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।